नमस्कार, जय हिंद। तो फ्रेंड्स देखिए, अब हम बात करेंगे रिसर्च एथिक्स के बारे में। तो देखिए, रिसर्च एथिक्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए, एथिक्स का मतलब यहाँ पे सिंपल सा ये होता है कि क्या चीज़ अच्छी है, क्या बुरी। आप देख सकते हैं इस पिक्चर में आपको जो लिखा हुआ है ना, राइट डूइंग, रॉन्ग डूइंग। अब देखिए, जो अच्छा बुरा यानी कि राइट और रॉन्ग चीज़ें किस में आती हैं, ये आती है एथिक्स में। अब देखिए, जो हम रिसर्च करती हैं, है ना, जो हम रिसर्च करते हैं, देखिए वो अच्छी है बुरी है वो क्या है, वो आती है रिसर्च एथिक्स में। अब देखिए, आप हैं, मैं हूँ, ये कोई भी है। तो देखिए होता क्या है, कोई भी पर्सन उसके दिमाग में देखिए बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, आपके दिमाग में भी आती हैं, मेरे दिमाग में भी आती हैं। और एक जो रिसर्चर होता है उसके दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं, और उन आइडियाज़ को प्रूफ करने के लिए तो वो रिसर्च करता है। रिसर्च करने के लिए तो वो अच्छी रिसर्च करेगा, बुरी रिसर्च करेगा, यानी कि उसके दिमाग में जो बात चल रही है, क्या वो सोशल मैसेज देने के लिए है, समाज में सोशल में सभी के लिए अच्छी तरह से लागू हो सकता है उसके लिए है, या बुरी तरह से है। तो इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो डिपेंड करता है कि उसकी रिसर्च जो है वो लोगों के काम आएगी, या लोगों के ऊपर अच्छा प्रभाव या बुरा इन्फ्लुएंस डालेगी। सो ये डिपेंड करता है उसकी रिसर्च पे। सो देखिए, इसी तरह से हम कह सकते हैं कि जो रिसर्च एथिक्स है उसमें ये देखा जाता है कि जो रिसर्च की जाती है वो अच्छी है बुरी है क्या है। सो ये हम बातें इसमें आज हम डिस्कस करेंगे। सो देखिए, द टर्म एथिक्स इज ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एथोस। यानी कि देखिए, जो एथिक्स टर्म है वो कहाँ से ली गई है, वो ली गई है इथोस शब्द से। ठीक है, कौन सा शब्द है ये, ग्रीक भाषा का शब्द है इथोस, वहाँ से इसे लिया गया है। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, देखिए इसका सिंपल सा यहाँ पे ये मतलब होता है कि विच रेफर्स टू चार्टर और कस्टमर्स और एक्सेप्टेड बिहेवियर। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इसका मतलब क्या है, एथिक्स देखिए इथोस से लिया है, इसका मतलब क्या है, चार्टर या कस्टमर का जो बिहेवियर होता है। हाँ, आप देखिए तरह तरह के कस्टमर आते हैं ना कहीं पे, किसी का बिहेवियर अच्छा है किसी का बुरा है ना, कुछ चार्टर होते हैं, कुछ अच्छे कुछ बुरे, वो चीज़। अकॉर्डिंग टू द ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी, ethics are a set of moral principles that govern a person behavior or the conducting of an activity। अब देखिए, जो ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी है वो बताती है कि जो एथिक्स होते हैं वो सेट होते हैं मॉरल प्रिंसिपल के। मॉरल प्रिंसिपल का मतलब क्या है, देखिए इससे क्या होता है, मॉरल प्रिंसिपल किसे कहते हैं कि वो चीज़ जिससे किसी पर्सन का जो बिहेवियर है वो देखा जाता है ना। अगर देखिए कोई पर्सन है, कुछ एक्टिविटी कर रहा है, तो उसका बिहेवियर कैसा है पर्सन का, वो चीज़ तो किससे देखा जाता है, ये मॉरल से। अब देखिए, वो काम अच्छा कर रहा है, यानी कि कोई पर्सन अच्छा काम कर रहा है, बुरा काम कर रहा है, तो किससे पता चलेगा, वो पता चलेगा मॉरल प्रिंसिपल से। मॉरल प्रिंसिपल किससे आते हैं, एथिक्स से। यानी कि एथिक्स से हम पता लगा सकते हैं कि कोई चीज़ अच्छी है बुरी है वो क्या है ना। मॉरल प्रिंसिपल देखिए वही होते हैं कि जो हमें अच्छा काम करने के लिए क्या करते हैं, हमारे ऊपर इन्फ्लुएंस डालते हैं, हमें प्रभावित करते हैं, हमें प्रेरणा देते हैं, वो चीज़ है ना। देखिए, जहाँ पे भी बात आती है मॉरल प्रिंसिपल की, बहुत सारी चीज़ें ऐसी जिसमें आ जाती हैं, तो उनको अगर एक जगह इकट्ठा कर दिया जाए तो वो बनते हैं एथिक्स। यानी कि अच्छी बुरी, है ना, अच्छा बुरा हो गया, राइट सही गलत हो गया, ये सारी चीज़ें मिलके बनाती हैं एथिक्स। सो देखिए, रिसर्च एथिक्स गवर्न द स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट फॉर साइंटिफिक रिसर्चर। It is important to adhere to ethical principle in order to protect the dignity, rights and welfare of research participant। अब देखिए, रिसर्च एथिक्स क्या है, ये स्टैंडर्ड होता है साइंटिफिक रिसर्चर का। आप देखिए, कोई भी रिसर्चर रिसर्चर नहीं होता, आप देखिए जब तक उसकी चीज़ें साइंटिफिक प्रूफ ना हो जाए। अब देखिए, दिमाग में आइडिया है, लेकिन वो तब तक साइंटिफिक प्रूफ नहीं होगा जब तक कि उसे पब्लिश नहीं करवाया जाए। अगर वो पब्लिश हो गया, है ना, तो वो क्या है, वो साइंटिफिक प्रूफ हो जाएगा। सो देखिए, स्टैंडर्ड है कि क्या चीज़ अच्छी है क्या बुरी है, रिसर्च अच्छी है रिसर्च बुरी है, वो किसके अंदर आएगी, एथिक्स के अंदर। तो ये साइंटिफिक जो रिसर्चर होते हैं, वो रिसर्चर जो सिस्टमेटिक वे से चलते हैं, रिसर्च को करते हैं, लोगों की काम आती है, वो होते हैं साइंटिफिक रिसर्चर।
आप देखिए कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्सन रिसर्चर नहीं हो सकता, उसके लिए उसे स्पेशल क्वालिटी होनी चाहिए, तो वो साइंटिफिक रिसर्चर होते हैं। अब देखिए इसमें होता क्या है कि जब भी ये रिसर्चर रिसर्च करते हैं तो उनको एक बात, उनको प्रिंसिपल, जो एथिकल प्रिंसिपल फॉलो करने होते हैं कि जो रिसर्च कर रहे हैं उसकी डिग्निटी, उसका इनकी महत्व, उनके जो राइट्स हैं, उनका जो वेलफेयर है रिसर्च पार्टिसिपेंट का, यानी कि जो पर्सन रिसर्च कर रहे हैं, तो जो उनका डिग्निटी है, जो उनका राइट्स है, जो उनके वेलफेयर है, उनको प्रोटेक्ट किया जाए, है ना। ऐसा है कि देखिए जैसे कोई पर्सन जो है, वो जैसे साइंटिस्ट है, वो किसी बीमारी के लिए कोई दवाई बना रहे हैं, मेडिसिन बना रहे हैं, है ना, तो उनकी देखिए प्रोटेक्शन जरूरी है, उनका डिग्निटी होनी चाहिए, उनके राइट्स जो होने चाहिए, उनकी जो वेलफेयर है, किसके वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, वो उसमें होने चाहिए। तो सिंपल सी बात ये है कि अगर कोई रिसर्चर रिसर्च करता है, वो या तो सही होती है, गलत होती है, लेकिन रिसर्च करने वाले को भी क्या होता है कि एथिकल जो प्रिंसिपल होते हैं उन्हें फॉलो करना पड़ता है। सो ये था इसका इंट्रोडक्शन। सो देखिए अब हम यहाँ पे ज़्यादा डिस्कस करेंगे। देखिए सिमिलरली रिसर्च एथिक्स आर दोज मॉरल प्रिंसिपल्स दैट गवर्न द रिसर्च प्रोसेस और द बिहेवियर ऑफ रिसर्चर। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जो रिसर्च एथिक्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो मॉरल प्रिंसिपल होते हैं जो रिसर्च प्रोसेस को गवर्न करते हैं या रिसर्चर के बिहेवियर को गवर्न करते हैं। देखिए रिसर्चर का बिहेवियर मतलब कि जैसे मान लीजिए कोई रिसर्चर है ना, कुछ शोध करता है, कोई रिसर्चर है, उसका बिहेवियर कैसा है। अगर वो सोसाइटी को एक अच्छी नज़र से देखेगा, वो सोचेगा कि हाँ सोसाइटी में ये चीज़ चल रही है, इसे दूर करना चाहिए इस तरीके से, तो ऑब्वियसली बात है कि वो उसके समाज के लिए, वो सोसाइटी के लिए एक पॉजिटिव काम करेगा, एक अच्छा काम करेगा, है ना वो चीज़। तो रिसर्च एथिक्स वही मॉरल प्रिंसिपल होते हैं, या उसकी जो रिसर्च होती है रिसर्चर की, वो लोगों के काम आ सकती है कि नहीं। दीज स्टेट व्हाट ए रिसर्चर आउट टू डू एंड व्हाट ही शुड बी अवॉइड। अब देखिए इसमें होता क्या है कि रिसर्चर को रिसर्च करते हुए कौन सी चीज़ें अपनानी चाहिए, कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए और कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, तो ये देखा जाता है रिसर्च एथिक्स में। अब देखिए जो चीज़ें लोगों के काम आए, जो रिसर्च लोगों के काम आए, तो वो उसे रखनी चाहिए। जो लोगों के काम नहीं आती है, जो लोगों के ऊपर क्या करती है, बुरा प्रभाव डालती है, उसे हटाना चाहिए। एथिक्स आर डिफरेंट फ्रॉम लॉस as the former are more informal and broader than laws which are legal rules। अब देखिए जो एथिक्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं लॉ से। अब देखिए जो एथिक्स क्या होते हैं, एथिक्स होते हैं कि जो सिंपल से, देखिए जैसे एथिक्स होते हैं ना, ये हमारे ऊपर डिपेंड है, एक रिसर्चर के ऊपर डिपेंड है कि वो अच्छी रिसर्च करता है, बुरी रिसर्च करता है, लोगों के जो ऑपोजिट रिसर्च करता है, लोगों की भलाई नहीं होती है ना। जो लॉ होते हैं वो होते हैं कानूनी नियम, है ना, जो लीगल रूल्स होते हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा हमें बताए जाते हैं, वो होते हैं लॉज। अब देखिए एथिक्स के ऊपर कोई भी कानून लागू नहीं होता, एथिक्स अलग चीज़ है और लीगल रूल्स अलग चीज़ हैं। सो देखिए नेक्स्ट पॉइंट है समटाइम्स इट कैन बी ट्रू इलीगल एक्टिविटीज इज अनएथिकल और एन लीगल एक्टिविटी इज एथिकल। अब देखिए कई बार क्या होता है कि जो लीगल एक्टिविटी है वो भी कई बार अनएथिकल हो जाती है, और लीगल एक्टिविटी भी, यानी कि इलीगल एक्टिविटी भी कई बार क्या होती है, एथिकल हो जाती है। तो इनकी सिंपल सी बात क्या है, लीगल एक्टिविटी देखिए अगर हम कानूनी तौर पे चलते हैं, कई बार वो भी अनएथिकल होती है, कई बार वो भी बुरा फंसा देती है, कई बार इलीगल एक्टिविटी जो है वो भी लोगों के ऊपर क्या है, वो उसे एथिकल माना जाता है ना। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है वो चीज़। अब देखिए जैसे आपको पता है कि हमारा इंडियन जो सिस्टम है, लॉ सिस्टम है, बहुत ढीला है वो, है ना। तो होता क्या है कि अगर कोई इलीगल तरीके से, है ना, किसी काम को जल्दी करे, सरकारी काम को जल्दी कर दे, तो वो कई बार एथिकल माना जाता है कि हाँ, हम कहते हैं ना इंसाफ देर से मिला तो क्या मिला। जैसे देखिए कई के जैसे किसी का कुछ ऐसा बुरा काम हो जाता है कि उसे इंसाफ तुरंत चाहिए, है ना। तो कई बार क्या होता है इलीगल एक्टिविटी भी एथिकल। आप देखिए फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि जो आपने देखा होगा एक हैदराबाद का जो केस था, जिसमें क्या था, है ना, जो एक हैदराबाद का एक रेप केस था वहाँ पे, जिसमें क्या था कि
जब विक्टिम को पकड़ा गया, जैसे वहाँ पे 4 या 5 विक्टिम जब पकड़े गए तो पुलिस ने उनको पकड़ लिया, है ना, उनके ऊपर लीगल एक्टिविटी हुई। तो लीगल एक्टिविटी में क्या हुआ कि बहुत लंबा टाइम जाना था, तो लोगों ने भी ये कहा कि इनको जो है सज़ा होनी चाहिए, ये होना चाहिए, है ना। तो लीगल एक्टिविटी से क्या होगा कि किसी को या जिसके साथ वो बुरा काम हुआ है उसके साथ क्या था, वो नाइंसाफ़ी थी एक तरह से, वो क्या था, लीगल एक्टिविटी के ज़रिए क्या था, अनएथिकल काम था। तो पुलिस ने क्या किया, उनका एनकाउंटर कर दिया। हालांकि वो इलीगल है एनकाउंटर करना, लेकिन उसे एथिकल माना गया लोगों के द्वारा। कानूनी तौर पे सज़ा सुनाना वो लोगों के द्वारा गलत बताया गया, लेकिन पुलिस द्वारा एनकाउंटर किया गया जो था वो क्या था, वो सही ठहराया गया। तो इससे क्या है कि कई बार लीगल एक्टिविटी अनएथिकल मानी जाती है, इलीगल क्या है, कई बार एथिकल मानी जाती है। तो होता क्या है कि जब किसी को जस्टिस दिया जाए, लीगल तरीके से देर लगती है, इलीगल तरीके से जल्दी मिल जाता है, तो कई बार उसे एथिकल माना जाता है। तो देखिए ऐसा नहीं कि सभी एक ही वही इलीगल तरीका अपनाएं, है ना। तो लीगल तरीके से ही वैसे सारे काम करने चाहिए। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपको मैंने यहाँ पे बताया है, तो आप इसे देख सकते हैं। सो देखिए, इट ऑल्सो नीड्स टू बी कंसिडर्ड हेयर दैट दीज वेरी टाइम टू टाइम। देखिए ये वेरी करता है टाइम टू टाइम, है ना। होता क्या है कि देखिए ये कंसीडर करता है टाइम टू टाइम, वेरी करता है। देखिए हर टाइम देखिए एक जैसा तो रहता नहीं है ना। जैसे जैसे क्या होता है कि जो नीड्स होती हैं इनकी, किस टाइम के अकॉर्डिंग कौन सी नीड्स हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या है वो चीज़ें आती हैं, है ना। देखिए जो एथिकल्स हम देखे कहते हैं ना कि जो लीगल एक्टिविटी अनएथिकल होगी, इलीगल एथिकल होगी, ये टाइम के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है, नीड्स के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। What was considered unethical in the past may be ethical now, और what is unethical now can be ethical tomorrow। अब देखिए होता क्या है कि जो अनएथिकल, देखिए जो बहुत सारी चीज़ें हैं जो अनएथिकल हैं, वो पास्ट में जिसे अनएथिकल माना गया था लेकिन अब उसे एथिकल माना गया है। और देखिए बहुत सारी ऐसी अनएथिकल चीज़ें हैं, हो सकता है कि वो एथिकल मानी जाए आगे जाके। यानी कि देखिए जिन चीज़ों के ऊपर बैन लगा था, है ना, जो चीज़ें सही नहीं मानी गई थी पास्ट में, अगर हम पास्ट में जाए तो बहुत सारी चीज़ें सही नहीं मानी गई थी, लेकिन अब उसे लीगल करार दिया गया है ना। वो चीज़ पहले क्या था कि जो आज देखिए बहुत सारी अनएथिकल चीज़ें हैं, आगे जाके हो सकता है कि वो एथिकल मानी जाए, है ना। वो चीज़ आप देखिए जब कोरोना नहीं था, है ना, फॉर सिंपल सी आपको मैं बात बता दूँ, जब कोरोना नहीं था, है ना, तब क्या था कि जो अल्कोहल था उसका इस्तेमाल जो था वो वही लोग करते थे जो शराब वगैरह पीते थे ना, ड्रिंक वगैरह करते थे। लेकिन देखिए जब कोरोना आया उसके बाद क्या हुआ, सैनिटाइज़र बनाए गए जिसमें किसका इस्तेमाल हुआ, अल्कोहल का इस्तेमाल हुआ, है ना। तो उसमें क्या था कि जो अनएथिकल चीज़ मानी जाती थी पहले, है ना, जिसे बुरा माना जाता था, लेकिन अब क्या है वो एथिकल माना गया है। अब माना गया है कि जो अल्कोहल वाले सैनिटाइज़र हैं वो सबसे बेस्ट है। तो जो चीज़ पहले बुरी थी अब क्या है वो अच्छी हो गई। तो आगे जाके हो सकता है कि जो आज बुरी चीज़ें हैं आगे जाके वो लोगों को फ़ायदा दे, लोगों का फ़ायदा हो जाए, वो आगे जाके लोगों को फ़ायदा पहुंचा सके। तो ये टाइम के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि जो चीज़ें बुरी हैं वो आगे जाके सही हो सकती है। पास्ट में भी हुआ है, फ्यूचर में भी ऐसा हो सकता है। Ethics help in bringing out the real face about the research problem। देखिए यहाँ पे क्या है कि जो एथिक्स के से क्या होता है कि जो रिसर्च की जो मेन प्रॉब्लम है, जो रियल प्रॉब्लम है, वो सामने आती है। ऑल्सो दीज हेल्प इन रिड्यूसिंग द चांसेस एरर इन स्टडी। इट हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ रिस्पोंडेंट फ्रॉम होम डाटा हैज़ बिन कलेक्टेड। अब देखिए होता क्या है, जब भी रिसर्च करने बैठते हैं, जब भी कोई रिसर्च करता है, तो देखिए सबसे पहले क्या है, अगर एथिक्स के अकॉर्डिंग देखा जाए, अब देखा जाए कि जो रिसर्च कर रहे हैं वो लोगों को फ़ायदा देगी या नुकसान पहुंचाएगी। अगर देखिए पहले ही ये पता चल जाएगा तो रियल फैक्ट्स पता चलेंगे रिसर्च के बारे में। तो उससे क्या होगा, उससे देखिए जो स्टडी में जो एरर है वो भी कम हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। और देखिए जो रिस्पोंडेंट है यानी कि जिन्होंने डाटा इकट्ठा किया है, जिन्होंने रिसर्च के लिए, उसे भी क्या है, उसे भी इंटरेस्ट आएगा कि ताकि वो आगे से और अच्छा डाटा को कलेक्ट करे, है ना। वो चीज़
रिसर्चर देखिए रिसर्च एथिक्स रेफर टू कोड ऑफ कंडक्ट विच रिसर्चर आर एक्सपेक्टेड फॉलो वाइल रिसर्च और प्रोजेक्ट। अब देखिए रिसर्च जो है, रिसर्च एथिक को देखिए कोड ऑफ कंडक्ट भी कहा जाता है। रिसर्च एथिक्स कंप्राइज द प्रिंसिपल एंड स्टैंडर्ड द गाइड बिहेवियर इन द कंडक्ट ऑफ रिसर्च। अब देखिए रिसर्च को कोड ऑफ कंडक्ट कहा जाता है। देखिए कई बार रिसर्च को जो रिसर्च एथिक्स है उसे कंप्राइज, उसके जो प्रिंसिपल है, उसका जो स्टैंडर्ड है ना, वो रिसर्च के अकॉर्डिंग क्या है कंडक्ट होता है। अब देखा जाता है कि ये जो रिसर्च कर ली गई है वो उसके प्रिंसिपल क्या है, उसके स्टैंडर्ड क्या है, क्या वो सही है, क्या वो गलत है, लोगों को बेनिफिट होगा, लोगों को नुकसान होगा, क्या होगा, वो डिपेंड करता है रिसर्च के ऊपर। अब देखिए जैसे कोरोना की दवाई कहीं नहीं थी, है ना, तो इंडिया ने क्या क्या सबसे पहले वैक्सीन बनाई, कोवैक्सीन बनाई, है ना। इसके लिए तो हुआ क्या कि उसका स्टैंडर्ड देखा गया, उसके प्रिंसिपल देखे गए कि जो रिसर्च है वो लोगों के भलाई के लिए है या बुराई के लिए है, लोगों को फ़ायदा देगी या नुकसान पहुंचाएगी। अब देखिए उससे फ़ायदा हो रहा है सभी को, है ना, तो उसकी डिमांड बढ़ रही है धीरे धीरे। इसलिए क्या है कि वो पहले ही इसमें देखा जाता है ना। अगर बिना रिसर्च के देखे सब कुछ बना दे तो उसका फ़ायदा क्या। इसलिए जब भी रिसर्च की जाती है तो ध्यान में रखा जाता है कि वो चीज़ लोगों को काम आए, एथिक्स जो एथिकल प्रिंसिपल है उन्हें देखा जाए और साथ में जो रिसर्च एथिक्स है उन्हें फॉलो किया जाए। सो देखिए नेक्स्ट है फीचर ऑफ रिसर्च एथिक्स। अब देखिए इसके फीचर क्या है रिसर्च एथिक्स के। देखिए पहला है रिसर्च एथिक्स इज बेस्ड ऑन वेल एक्सेप्टेड एथिकल एंड सोशल वैल्यू। अब देखिए जो भी रिसर्च एथिक्स होती है वो किसके ऊपर बेस्ड है, वो है वेल एक्सेप्टेड एथिकल एंड सोशल वैल्यू। अब देखिए सोशल वैल्यूज़ क्या है, हम जिस समाज में रहते हैं, जिस सोसाइटी में रहते हैं, जो हमारा सोशल एरिया है, उसमें देखिए सोशल वैल्यू होती है कि सारे जो लोग हैं वो आपस में मिलजुल कर रहें, चोरी ना हो, डकैती ना हो, है ना, कोई किसी को बुरा भला ना कहे, सारे जो है जो पर्सन है वो सबसे अच्छे हों। और इसमें क्या है वेल एक्सेप्टेड एथिकल, यानी कि सबके आपस में क्या है प्रेम प्यार बना रहे, है ना। सो यहाँ पे क्या है ये होते हैं रिसर्च एथिक्स। यानी कि रिसर्च एथिक्स का मतलब क्या है कि वो रिसर्च करना कि जो लोगों के काम आए, जो लोगों को हमेशा ही फ़ायदा पहुँचाए, लोगों को बेनिफिट में रहे। रिसर्च एथिक्स हैज़ ए यूनिवर्सल एप्लीकेशन। अब देखिए जो रिसर्च एथिक्स है ये यूनिवर्सल एप्लीकेशन है। देखिए क्योंकि देखिए जो रिसर्च एथिक्स होते हैं ये दुनिया में हर एक जगह लागू होते हैं। कोई सोसाइटी ऐसी नहीं है वो चाहेगी कि यहाँ पे बुरा काम हो, सभी यही चाहेंगे पूरे वर्ल्ड में कि सब जगह क्या है शांति बनी रहे और रिसर्च एथिक्स को फॉलो किया जाए, जो भी रिसर्च की जाए वो लोगों के काम आए। रिसर्च एथिक्स प्रोवाइड द लीगल, सोशल, मोरल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल लिमिट्स। अब देखिए जो रिसर्च एथिक्स है वो लिमिट्स बताती हैं, किसकी, लीगल लिमिट्स, यानी कि आपको लीगल तरीके से काम करना है, इलीगल नहीं करना, है ना। जितनी सरकार ने आपको कहा है सहूलत दी है उसके अकॉर्डिंग करिए। ऐसा नहीं है कि आप इलीगल तरीके से फॉरेन कंट्री चले गए, है ना, वहाँ से रिसर्च करके आ गए, आपको परमिशन लेके जाना पड़ेगा कहीं पे भी जाना है तो। सोशल, है ना, समाज जो हमारा सोशल एरिया है उसकी लिमिट होनी चाहिए, आप किस हद तक रिसर्च कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप बुराई दिखा रहे हैं लोगों की, है ना, अच्छाई दिखा रहे वो जी। मॉरल वैल्यू, लोगों को अच्छाई से दिखाना, मॉरल तरीके से बताना, है ना, तो यानी कि वो चीज़ बताना कि जो सही हो। कई बार क्या होता है हम जो पढ़ते हैं वैसा होता ही नहीं है, लेकिन जब आप वहाँ पे जाते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें नई देखने को मिलती है। इसलिए जब भी रिसर्च हो वो लोग को मॉरल वैल्यू दे, मॉरल लिमिट में होनी चाहिए। इकोनॉमिक, अब देखिए इकोनॉमिक लिमिट है, बजट इसमें बहुत ज़रूरी है ना, बजट बहुत ज़रूरी है। देखिए ओवर बजट हो जाएगा तो रिसर्च भी बिगड़ जाएगी। और कल्चरल लिमिट, अब देखिए कल्चरल लिमिट जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। आप देखिए आपको रिसर्च वैसे करनी है, किसी को रिसर्च वैसे करनी है कि किसी का जो कल्चर है वो इफेक्टेड ना हो। अब देखिए एथिकल प्रिंसिपल क्या होते हैं, गिवन द इम्पोर्टेंस ऑफ एथिक्स फॉर द कंडक्ट ऑफ रिसर्च इट शुड कम एज नो सरप्राइज दैट मैन डिफरेंट professional association, government agencies, and university have adopted specific code, rules and policies related to the research ethic। अब देखिए होता क्या है रिसर्च एथिक में एथिकल प्रिंसिपल होते हैं जिसे फॉलो करते हैं, जो प्रोफेशनल जो एसोसिएशन है वो फॉलो करते हैं,
गवर्नमेंट एजेंसीज होती हैं, यूनिवर्सिटी होती है, इनके स्पेसिफिक कोड होते हैं, रूल्स होते हैं, पॉलिसीज़ होती हैं रिसर्च एथिक्स के अकॉर्डिंग। इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि देखिए जब भी रिसर्च होती है ना, उसमें कुछ भी सरप्राइज़ नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि रिसर्च हम कुछ और करने चले गए तो निकली कुछ और, है ना। तो इसमें क्या है कि कोई सरप्राइज़ ना हो, है ना। तो जो भी कुछ करते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट एजेंसी है, यूनिवर्सिटी है, ये से अपनाते हैं, है ना। वो से रिसर्च एथिक्स को अपनाते हैं, एथिकल प्रिंसिपल को अपनाते हैं, जिनके स्पेसिफिक कोड होते हैं। तो सिंपल सी बात ये है कि जब भी रिसर्च की जाती है, एक दायरे में रह के की जाती है और एथिकल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग होती है। सो देखिए नेक्स्ट है क्या है, मैनी गवर्नमेंट एजेंसी सच एज, आप देखिए जो गवर्नमेंट एजेंसी है इनकी इंडिया की, है ना, कौन सी एजेंसीज है यहाँ पे देखिए, है ना। यहाँ पे देखिए इंडियन और दोनों ये आपस में है ना। देखिए कौन सी गवर्नमेंट एजेंसी है, देखिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ यानी कि NIH, ये एजेंसी है रिसर्च एथिक्स की। नेशनल साइंस फाउंडेशन NSF, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि FDA, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी EPA एंड द US डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर USDA हैव एथिक्स रूल्स फॉर फंडेड रिसर्च। अब देखिए ये जो चीज़ें हैं ये रिसर्चर को फंड करती हैं, है ना, कि ताकि वो एथिक्स के अकॉर्डिंग, रूल्स के अकॉर्डिंग, यानी कि वो ऐसी रिसर्च करे जो लोगों के काम आ सके। अब देखिए अदर इन्फ्लुएंट रिसर्च एथिक्स पॉलिसी इंक्लूड, अब देखिए यहाँ पे तो हमने एजेंसी देख ली गवर्नमेंट की कौन सी है, लेकिन देखिए कुछ ऐसी पॉलिसीज़ है ना, रिसर्च एथिक्स की कुछ ऐसी पॉलिसीज़ है जो इसे इन्फ्लुएंस डालती है। जैसे देखिए सिंगापुर स्टेटमेंट ऑफ ऑन रिसर्च इंटीग्रिटी, अब देखिए ये क्या है, ये पॉलिसी है सिंगापुर स्टेटमेंट ऑन रिसर्च इंटीग्रिटी। यहाँ पे देखा जाता है कि जो रिसर्च होती है वो ऑनेस्टी के ऊपर होनी चाहिए, इंटीग्रिटी होनी चाहिए, वो चीज़ में आती है। यानी कि देखिए ये सारी क्या है, ये पीछे वाली जो चीज़ है ये एजेंसीज हैं गवर्नमेंट की, है ना, जो रिसर्च एथिक्स को बढ़ावा देती है। और ये रिसर्च एथिक्स की पॉलिसीज़ है ना, ये क्या था, एजेंसी है, ये क्या है, पॉलिसी है। सो द अमेरिकन केमिकल सोसाइटी, द केमिस्ट प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ एथिक्स, है ना, अमेरिकन सोसाइटी फॉर क्लिनिकल लेबोरेटरी साइंस, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, ethical principle of psychologist and code of conduct, statement on professional ethics यानी कि अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, द न्यूरमबर्ग कोड, द वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन डेक्लेरेशन ऑफ हेल्सिंकी। ये क्या है, ये रिसर्च एथिक्स की पॉलिसी है जो रिसर्च एथिक्स को बढ़ावा देती है कि रिसर्च कैसे होनी चाहिए, रिसर्च में कौन से नियमों का पालन करना चाहिए, है ना। तो रिसर्च किसके ऊपर बेस्ड होनी चाहिए, जैसे यहाँ पे लिखा होता है कि ये ऑनेस्टी के ऊपर हो, इंटीग्रिटी के ऊपर हो, वो सारी चीज़ें। सिंपल सी बात इनका ये कहने का मतलब है जब भी रिसर्च हो उनके ऊपर क्या है, वो एथिक्स फॉलो होनी चाहिए, रिसर्च अच्छी होनी चाहिए हमेशा ही, है ना। तो ऐसे नहीं कोई डाटा चुरा के आपने यहाँ पे दे दिया, आपका अच्छा डाटा हो, अपना डाटा हो और पूरी आपके ईमानदारी से होना चाहिए। सो देखिए सबसे पहली बात क्या है, ऑनेस्टी। अब देखिए होता क्या है कि जो रिसर्च एथिक्स है उसमें ऑनेस्टी आती है यानी कि ईमानदारी। अब देखिए रिसर्चर should provide honesty and truthful information in research project. Researcher do not mislead or deceive by misrepresentation, omission और partial truth। अब देखिए यहाँ पे जब भी रिसर्च की जाती है रिसर्चर के द्वारा, वो हमेशा ही क्या करते हैं, ट्रू इन्फॉर्मेशन यानी कि ट्रुथफुल इन्फॉर्मेशन देते हैं, ऑनेस्टी के साथ देते हैं। वो कभी भी देखिए मिस इन्फॉर्म करना नहीं करते, मिस लीड नहीं करते, चीट नहीं करते। ऐसा नहीं है कि उन्होंने सब कुछ गूगल से उठा के लिख दिया, है ना। तो वहाँ पे देखिए जहाँ पे रिसर्च करनी है, जिस बारे में करते हैं वहाँ पे जाके देखना चाहिए, है ना। वहाँ पे देखिए जो जो उन्होंने किया है, ऑब्जर्व किया है, सिर्फ उसी को रिसर्च में बताया जाता है। ऐसा नहीं कि उसने रिसर्च में कुछ देखा कुछ और लिख दिया कुछ और, ऐसा नहीं है। वो कभी भी क्या है, मिसलीड नहीं करते, चीट नहीं करते, मिस इन्फॉर्म नहीं करते। तो हमेशा ही ऑनेस्टी के साथ ट्रूथफुल इन्फॉर्मेशन देते हैं जो उन्होंने रिसर्च की है। Strive for honesty in all scientific communication. Honestly report data, result, method, and
प्रोसीजर एंड पब्लिकेशन स्टेटस। अब देखिए जब भी वो रिसर्च करते हैं उसके द्वारा जो रिसर्च की जाती है, जो उसकी रिपोर्ट होती है, वो ऑनेस्टली उसे प्रोवाइड कराते हैं, जो उसका रिजल्ट है, जो उसका मेथड है, जो उसका प्रोसीजर है, और जो पब्लिकेशन स्टेटस यानी कि वो चीज़ छापने लायक है कि नहीं, है ना, पब्लिकेशन के अकॉर्डिंग है कि नहीं, वो सब कुछ उनके द्वारा दिया जाता है। डो नॉट फैब्रिकेट फॉल्सली और मिस रिप्रेजेंट डाटा। अब देखिए यहाँ पे ना तो फैब्रिकेट डाटा होता है, ना ही झूठा डाटा होता है, ना ही मिस रिप्रेजेंट डाटा होता है। जो भी सच्चा होता है, सच्चाई होती है, वो हमेशा ही ऑनेस्टी के साथ उसे प्रोवाइड करवाते हैं। सो नेक्स्ट देखिए इंटीग्रिटी। रिसर्चर डेमोस्ट्रेट पर्सनल इंटीग्रिटी एंड द कॉरेज बाय वांट टू सर्च ट्रूथ। रिसर्चर शुड नॉट सेक्रीफाइस प्रिंसिपल एंड वैल्यू फॉर कन्वीनियंस बाय हाइपोक्रिटिकल और डिसऑनेस्ट। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इंटीग्रिटी है। जब भी देखिए रिसर्चर होते हैं, रिसर्चर क्या करते हैं, जब भी देखिए उनकी जो अपनी पर्सनल इंटीग्रिटी है, उनका जो कॉरेज होता है, वो हमेशा किसके ऊपर होता है, ट्रुथ के द्वारा। जब भी देखिए रिसर्चर रिसर्च करता है तो वो ये देखते हैं कि हम हमेशा ही क्या करेंगे, एक अच्छी रिसर्च करेंगे, एक ट्रूथफुल रिसर्च करेंगे, है ना। तो देखिए वो कभी भी सेक्रीफाइस नहीं करते अपने प्रिंसिपल के साथ, है ना। तो कभी हाइपोक्रिटिकल यानी कि जो उन्होंने दिमाग में सोचा होता है उसके खिलाफ वो नहीं जाते, है ना। वो कभी भी बेईमानी नहीं करते, यानी कि जो उन्होंने सोचा होता है वो उसके अकॉर्डिंग रिसर्च करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। वो कभी भी मिसलीड नहीं करते, कभी भी बेईमानी नहीं करते। सो इंटीग्रिटी बना के रखते हैं। सो देखिए नेक्स्ट है लॉयल्टी। अब देखिए अपने काम के प्रति, अपने काम के लिए क्या है, हमें लॉयल होना चाहिए। सो देखिए रिसर्चर आर वर्दी ऑफ ट्रस्ट, डेमोस्ट्रेट लॉयल्टी टू पर्सन और सोसाइटी, दे डू नॉट यूज और डिस्क्लोज इन्फॉर्मेशन लर्न इन कॉन्फिडेंस और पर्सनल एडवांटेज। अब देखिए जब भी होती है लॉयल्टी होती है, जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट ने कहीं पे भी किसी को रिसर्च करने के लिए भेजा, किसी रिसर्चर को, तो उसकी लॉयल्टी बनती है कि वो हमेशा सही चीज़ को बताए, लॉयल रहे अपने पर्सन के, अपने प्रति और सोसाइटी के प्रति, है ना। तो देखिए वो पर्सनल यूज़ के लिए कभी भी डाटा को यूज़ नहीं करेंगे, है ना। तो कभी भी यूज़ नहीं करेंगे अपने डाटा को पर्सनल यूज़ के लिए, पर्सनल एडवांटेज के लिए, अपने खुद के फ़ायदे के लिए कभी यूज़ नहीं करेंगे। वो हमेशा लॉयल रहते हैं। ऑब्जेक्टिविटी देखिए, ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च शुड बी फेयर एंड क्लियर। ऑब्जेक्टिव शुड बी एडवर्स फॉर सोसाइटी और ह्यूमैनिटी। अब देखिए ऑब्जेक्टिविटी क्या है, देखिए जब भी रिसर्च की जाती है ऐसा नहीं कि बेफालतू में रिसर्च करने लग गए, हमेशा मकसद है। देखिए जहाँ जैसे यहाँ पे कोरोना फैला था पूरे दुनिया में, इंडिया में क्या था कि ऑब्जेक्टिविटी क्या थी चीज़ के बारे में, कि ऐसी रिसर्च की जाए कि दवाई का पता चला जाए, मेडिसिन बनाई जाए, है ना। तो उसमें क्या था देखिए कि उन्होंने, उनके पास ऑब्जेक्टिव क्या था कि कोरोना की वैक्सीन बनाना। तो ये क्या था, ऑब्जेक्टिव। अब देखिए इससे क्या होना था, इससे बेनिफिट होना था सोसाइटी को और ह्यूमैनिटी को। अब देखिए इंडिया में दवाई बनेगी, फॉरेन कंट्री में जाएगी तो वो लोगों को लगेगी, तो लोग कोरोना से बच जाएंगे, है ना वो चीज़। तो ऑब्जेक्टिव क्या था, कोरोना की वैक्सीन बनाना। तो इसलिए क्या होता है कि जब भी रिसर्च की जाती है, जब भी कोई रिसर्च होती है, तो उसका ऑब्जेक्टिव होता है, क्लियर होता है, फेयर होता है हमेशा, कि ताकि सोसाइटी को या ह्यूमैनिटी को क्या है, फ़ायदा हो सके, बेनिफिट हो सके। देखिए रिस्पेक्ट फॉर अदर। रिसर्चर डेमोस्ट्रेट रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन डिग्निटी, ऑटोनॉमी, प्राइवेसी, राइट एंड इंटरेस्ट ऑफ ऑल दोज हु गिव कंट्रीब्यूट फॉर रिसर्च प्रोजेक्ट। अब देखिए रिस्पेक्ट फॉर अदर, देखिए जब भी रिसर्चर होते हैं, है ना, तो देखिए मान लीजिए वो कहीं जगह पे चले गए, तो वहाँ पे क्या है कि अगर वो किसी के हेल्प लेते हैं रिसर्च करने के लिए, जैसे देखें वो डाटा इकट्ठा कर रहे हैं, डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, किसी से इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, कि मान लीजिए गांव में चले गए, गांव कैसा है, गांव में क्या क्या चीज़ है, तो उन्हें दूसरों का क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो सोचे हाँ मैं रिसर्च करने आया हूँ, मैं सबसे बड़ा हूँ, तो ऐसा नहीं है। जो भी इन्फॉर्मेशन उन्हें देता है उनका उन्हें रिस्पेक्ट करना चाहिए। अगर कोई भी कुछ बताता है तो उसमें क्या है, उन्हें इंटरेस्ट लेना चाहिए, वो चीज़। सो देखिए बेनिफिट फॉर सोसाइटी, जब भी रिसर्च होती है देखिए जो सोसाइटी के लिए बेनिफिट के लिए होती है। द इंटेंशन ऑफ रिसर्च इज़ टू जनरेट न्यू नॉलेज एंड आइडिया दैट विल प्रोड्यूस बेनिफिट फॉर इंडिविजुअल और सोसाइटी फॉर एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जब भी रिसर्च होती है हमेशा न्यू नॉलेज के लिए होते हैं। देखिए जो हमारे पास चीज़ पड़ी है ऑलरेडी, तो हम उसे
खोजते हैं, फिर से उससे रिसर्च करते हैं, क्योंकि उसमें कमियां हैं। किसी भी चीज़ की कमियों को दूर करने के लिए हमेशा ही चीज़ को क्या करना है, खोजना पड़ता है, नई नॉलेज को, नए आइडिया को निकालना पड़ता है। क्यों? कि ताकि सोसाइटी को बेनिफिट हो सके। तो सोसाइटी के बेनिफिट के लिए क्या होता है, रिसर्च की जाती है। तो देखिए इन शॉर्ट में समझते हैं, लास्ट है, रिसर्च एथिक्स आर एक्सपेंसिव फ्रॉम जनरेटिंग टू यूजिंग एंड अप्लाई नॉलेज। अब देखिए जो रिसर्च एथिक्स होते हैं वो एक्सपेंसिव होते हैं। एक्सपेंसिव मतलब आप देखिए कि जब भी रिसर्च की जाती है वो सही होनी चाहिए, करेक्ट। करेक्ट रिसर्च के लिए क्या है कि मान लीजिए कि रिसर्चर किसी चीज़ के बारे में, मान लीजिए कि वो बंगाल के बारे में, पंजाब के बारे में, महाराष्ट्र के बारे में, या किसी सोसाइटी के बारे में कहीं पे जाके रिसर्च करना चाहता है, तो उसे क्या करना पड़ेगा कि उस जगह पे जाना पड़ेगा उसे, कि ताकि वहाँ पे रह के वो ऑब्ज़र्व कर सके कि लोगों का चाल चलन कैसा है, बिहेवियर कैसा है, सब कुछ कैसा है ना वो चीज़। तो उसके लिए क्या है, आने जाने का, ट्रैवलिंग का देखिए खर्चा हो जाएगा, है ना वो चीज़। तो ये क्या है, ये चीज़ें होती हैं। जो उसे नॉलेज मिलेगी वो अप्लाई करेगा, वो सर्च हो गई, है ना। ऐसा नहीं है कि गूगल पे सर्च किया, जो आया लिख दिया, बस ऐसा नहीं है। एक्सपेंसिव मतलब क्या है कि जगह जगह घूमना पड़ता है रिसर्च के लिए, इसलिए वो एक्सपेंसिव हो जाती है। तो देखिए रिसर्चर आर एथिकली ऑब्लिगेटेड टू डिज़ाइन प्रोडक्शन स्ट्रेटजी सो दैट ऑल पॉपुलेशन रिगार्डलेस ऑफ लिटरेसी लेवल और फिजिकल कॉग्निटिव कैपेसिटी कैन एंगेज इन रिसर्च प्रोसेस इन अ फुली इन्फॉर्म एंड एथिकल वे। देखिए ऑल पॉपुलेशन मतलब क्या है कि जो भी डाटा इकट्ठा करना, पूरा जो रिसर्च का मटेरियल होता है उसे कहते हैं पॉपुलेशन। अब देखिए होता क्या है उसे स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है। जब भी रिसर्चर होते हैं वो देखिए एथिकली रूप से क्या करते हैं, वो डिज़ाइन करते हैं अपनी स्ट्रेटजी को, है ना, कि ताकि प्रोटेक्ट किया जा सके अपने डाटा को। और जो उनका लिटरेसी लेवल है उसे देखिए एक इस तरह से रखना कि हर एक को समझ में आ सके। और देखिए जो उनकी फ़िज़िकल कैपेसिटी है, कॉग्निटिव कैपेसिटी है, कि सुबह से शाम तक या कहाँ तक जाना है ना वो चीज़। तो उन्हें क्या है, ये एंगेज करना पड़ता है ना एथिकल वे में। ऐसा नहीं है कि लगातार लगे रहे रिसर्च करने के लिए 2 दिन, बाद में 5 दिन बीमार हो गया, ऐसा नहीं है। तो उन्हें सब कुछ बैलेंस बना के यहाँ पे चलना पड़ता है कि ताकि एथिकल वे में रिसर्च की जा सके। Before engaging in any type of research, you are required to submit a proposal to the IRB for review and approval। अब देखिए जब भी कोई रिसर्च होती है किसी टाइप की, तो उसमें क्या है, रिक्वायरमेंट होती है ना। तो रिक्वायरमेंट होती है आईआरबी की, है ना। तो ये रिसर्च जो बोर्ड होता है उसकी, कि ताकि अप्रूवल किया जा सके कि किस टाइप की रिसर्च होनी चाहिए, किस टाइप की रिसर्च की गई है उसे। If a written constant is necessary, it must contain critical element describing study procedure, voluntary capacity, risk to benefit ratio and confidentiality procedure। अब देखिए अगर रिटन कंसेंट ज़रूरी है तो उसमें देखिए रिटन कंसेंट होता है ना, कि लिख के देना पड़ता है कि जो रिसर्च आपने जमा करवाई है ना, सबमिट करवाई है, उसमें क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है। तो उसमें क्या है, देखिए क्रिटिकल एलिमेंट भी रखने चाहिए कि ये चीज़ ऐसी थी, ये ऐसी होनी चाहिए थी, है ना। जो भी रिसर्च की है उसका सही सही बताना चाहिए कि उसमें कहाँ पे रिस्क है, कहाँ पे बेनिफिट है ना। कौन सी चीज़ें कॉन्फिडेंशियल रखनी है, कौन सी नहीं रखनी, वो चीज़। A current, dated and stamped consent precedes the enrollment or recruitment of study participant. The process of obtaining consent is an essential aspect of bounding one's study and ensuring एथिकल रिसर्च बिहेवियर ऑफ द पार्ट ऑफ द रिसर्च। अब देखिए जो भी रिसर्चर होता है उसका पार्ट क्या है, एथिकल रिसर्च का। अब देखिए जहाँ पे क्या है कि वो बाउंड हो जाता है वन स्टडी से। वन स्टडी मतलब कि देखिए किसी भी चीज़ के बारे में जब भी देखिए वो रिसर्च करते हैं, पहली बात तो वो अपने टाइम पे जो रिसर्च करते हैं उसकी डेट होती है ना, स्टैम्प होती है, सब कुछ होता है कि जो रिसर्च है वो किस तरह से होती है। देखिए जब भी रिसर्चर रिसर्च करता है, पहली बात दिमाग में होती है कि जो रिसर्च है, जिस टॉपिक के ऊपर रिसर्च हो रही है वो उसके अकॉर्डिंग चले।
और एथिकल वे में चले, है ना, कि ताकि जो है रिसर्च टाइम पे ख़त्म हो जाए और सही से रिसर्च हो जाए। एज इन ऑल अदर थिंकिंग एंड एक्शन प्रोसेस ऑफ रिसर्च, द कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोटेक्शन स्ट्रेटजी रिक्वायर केयरफुल एंड थॉटफुल कंसिडरेशन। अब देखें यहाँ पे क्या है कि सभी जगह को हम देखें तो यहाँ पे जो रिसर्च का होता है वो एक्शन रिसर्च होना चाहिए। एक्शन रिसर्च मतलब कि जो भी रिसर्च होती है उसे एक्ट यानी कि उसके ऊपर तुरंत देखना चाहिए कि क्या चीज़ है ना। एक्शन प्रोसेस होना चाहिए रिसर्च के ऊपर। जब भी रिसर्च कर ली, एक एक्शन करके देखना कि क्या वो चीज़ जो हुई है क्या वो लागू हो रही है हर जगह पे, है ना। तो जो स्ट्रैटेजी है वो कैसी है, वो केयरफुल होनी चाहिए, थॉटफुल होना चाहिए, वो तरह से। Unethical or inappropriate research harms not only study participant but also the target population, society and overall research enterprise। अब देखिए रिसर्च हमेशा एथिकल होनी चाहिए। अगर देखिए एथिकल नहीं होगी, अनएथिकल होगी या इनअप्रोप्रिएट रिसर्च होगी, गलत रिसर्च होगी, वो देखिए हार्म्स करेगा जो स्टडी पार्टिसिपेंट हैं। यानी कि देखिए अगर आप कोई गलत किताब पढ़ लेंगे, है ना, उसमें जो अगर गलत जानकारी होगी आपका एग्ज़ाम तो क्वालिफाई हो नहीं पाएगा क्योंकि आपको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मिली है। ऐसे ही देखिए कि अगर कोई रिसर्चर रिसर्च करता है, वो गलत जानकारी देता है, अनएथिकल रिसर्च करता है, तो उसे पढ़ने वाले तो देखिए भटक जाएंगे, उनको नुकसान तो होगा ही, साथ में देखिए जो सोसाइटी है, जो रिसर्च एंटरप्राइज है ना, उनको भी गलत जानकारी हो जाएगी हर एक चीज़ की। अगर हम किसी चीज़ के बारे में रूमर फैला देंगे, गलत जानकारी दे देंगे, तो सभी तो वैसे समझेंगे ना जैसे बुक में लिखा है। अगर आप कोई बुक पढ़ते हैं उसमें जो चीज़ लिखी है आप उसे सच मानेंगे ना। इसलिए तो हमेशा ही जब भी रिसर्चर होता है उसे अपने डाटा को क्या करना चाहिए, अच्छे से एथिकल वे में सही सही सब कुछ बताना चाहिए कि ताकि कभी किसी को रॉन्ग इन्फॉर्मेशन ना मिले। सो फ्रेंड्स, ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने डिस्कस किया रिसर्च एथिक्स को। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। सो देखिए अगर आपको हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है डेली वीडियो PDF के लिए, तो आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, आप अपना नाम लिखिए, साथ में लिखिए व्हाट्सएप ग्रुप। ये पेड ग्रुप है ना। अगर आप वीडियो को लिख लेंगे तो आपकी तैयारी हो जाएगी, लेकिन अगर आपको नोट्स चाहिए तो आपको उसके लिए पेड ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। सो जल्दी से फ़ोन उठाइए, कॉन्टैक्ट व्हाट्सएप कर सकते हैं। सो टेक केयर, जय हिंद।